अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का जो टॉपिक हमने डिस्कस करना है वो है स्टेबिलिटी एश्योरेंस, या इसको हम स्टेबिलिटी एश्योरेंस लेवल भी बोलते हैं, SAL। ये USP का चैप्टर नंबर 1211 है। इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। स्टेबिलिटी डेफिनेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल तो स्टेबिलिटी की डेफिनेशन USP चैप्टर जो है 1211 वो हमें क्या बताता है। An atom is deemed sterile only when it contains no viable microorganisms। वो ये बताना चाह रहा है कि कोई भी एटम या कोई भी प्रोडक्ट वो तब स्टीराइल होगी जब उसके अंदर कोई भी वायबल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मौजूद नहीं होंगे। उस एटम या उस प्रोडक्ट को हम क्या बोलेंगे, स्टीराइल। टेक्सचुअल डेफिनेशन कैन नॉट अप्लाइड टू एक्चुअल आइटम्स लेबल्ड एज स्टीराइल। अब इसका क्या मतलब है, वो ये कहना चाह रहा है कि जो भी प्रोडक्ट्स या आइटम्स जिसके ऊपर लेबल क्लेम किया जाता है कि ये स्टीराइल हैं, वो कहता है ये टेक्सचुअल डेफिनेशन यहाँ पे अप्लाई नहीं की जा सकती। क्यों? बिकॉज ऑफ इरसॉल्वेबल लिमिटेशंस इन टेस्टिंग। कि कहता है टेस्टिंग के अंदर क्या होती है, कुछ लिमिटेशंस की वजह से जो भी प्रोडक्ट्स या आइटम लेबल्ड क्लेम की जाती हैं वो यहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं की जा सकती कि ये स्टीराइल हैं। अब स्टेबिलिटी कैन नॉट बी डिमॉन्स्ट्रेटेड विदाउट टेस्टिंग ऑफ एवरी स्टीराइल यूनिट। अब जो स्टेबिलिटी है ना, वो ये बताना चाह रहा है कि हम स्टीराइल तब कह सकते हैं ना जब हम एवरी एटम, एवरी यूनिट ऑफ प्रोडक्ट को हम स्टेबिलिटी टेस्ट परफॉर्म करेंगे, तब भी हम कहेंगे ना कि ये प्रोडक्ट स्टीराइल है। तो हम हर प्रोडक्ट, हर एटम जो स्टीराइल मैन्युफैक्चर की जा रही होती हैं उस हर यूनिट को तो हम टेस्ट नहीं करते। तो हम तो क्या लेते हैं, सैंपल लेते हैं 2% ऑफ द बैच, या जितना भी बैच बन रहा होता है या आइटम्स बन रही होती हैं तो हम उसकी कुछ परसेंटेज लेते हैं। इसी वजह से वो कह रहे हैं कि हम हर यूनिट को अगर टेस्ट करेंगे तो हम बोलेंगे कि ये स्टीराइल है ना। इन रियल सेंस एक्चुअल में क्या होता है कि माइक्रोबायोलॉजिकल सेफ्टी अचीव्ड हो जाती है हमें, तो हम उसकी बेस पे कहते हैं कि ये प्रोडक्ट स्टीराइल है। थ्रू इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंटर रिलेटेड कंट्रोल्स, कि हम क्या करते हैं, माइक्रोबायोलॉजिकल सेफ्टी लेवल अचीव करते हैं। कैसे अचीव करते हैं, साथ में हम कंट्रोल भी रन करते हैं टेस्टिंग के साथ। हर यूनिट को टेस्ट नहीं कर रहे, हम रैंडम सैंपल या कुछ परसेंटेज सैंपल्स की लेके हम टेस्ट कर रहे हैं, साथ क्या कर रहे हैं, कंट्रोल्स भी रन कर रहे हैं। तो उन कंट्रोल्स की बेस के ऊपर हम क्या कहते हैं कि माइक्रोबायोलॉजिकल सेफ्टी लेवल हमें अचीव हो गया है। अब कंट्रोल्स दैट प्रोवाइड अश्योरेंस फ्रॉम माइक्रोबायोलॉजिकल रिस्क, तो ये कंट्रोल्स हमें ये अश्योरिटी देते हैं कि यहाँ पे माइक्रोबायोलॉजिकल रिस्क नहीं है अब इन एटम्स के अंदर, रेदर दैन रिजल्ट्स ऑफ एनी इन प्रोसेस और फिनिश्ड गुड टेस्टिंग। ना कि जो हम इन प्रोसेस या फिनिश्ड गुड की टेस्टिंग कर रहे हैं उससे नहीं, कहते हैं कंट्रोल्स से हमें पता चल जाता है, वो अश्योर करता है कि ये हमारी प्रोडक्ट्स में अब माइक्रोबायोलॉजिकल रिस्क नहीं है। द वेरिफिकेशन ऑफ सेफ्टी ऑफ प्रोडक्ट्स लेबल स्टीराइल, तब हम क्या करते हैं कि उन आइटम्स या प्रोडक्ट की सेफ्टी को वेरीफाई कर लेते हैं कंट्रोल्स के साथ। तो अब हम उसे क्या करते हैं, एज अ लेबल्ड कर लेते हैं कि ये स्टीराइल आइटम्स हैं। अब उस टर्म को हम फिर क्या बोलते हैं, स्टेबिलिटी एश्योरेंस, कि जब हम किसी भी आइटम या प्रोडक्ट की वेरिफिकेशन कर लें कंट्रोल्स के साथ, तो अब हम उसको क्या बोलेंगे कि ये प्रोडक्ट, ये आइटम स्टेबिलिटी एश्योरेंस कहलाती है। ठीक है। अब स्टेबिलिटी ऑफ एटम अचीव्ड। अब स्टेबिलिटी ऑफ एटम मतलब कि जो प्रोडक्ट्स जिनको हम कह रहे हैं कि ये स्टीराइल हैं या एटम्स, तो ये अचीव होती हैं दो तरीके से। एक एसेप्टिक प्रोसेसिंग के ज़रिए स्टेबिलिटी, और दूसरा टर्मिनल स्टेरिलाइजेशन के ज़रिए। ये जो माइक्रोबायोलॉजिकल रिस्क है कम होता है ये दो मेथड से, या प्रोडक्ट स्टीराइल मैन्युफैक्चर होती है इन दो वे से, बाई एसेप्टिक प्रोसेसिंग से और टर्मिनल स्टेरिलाइजेशन से। अब उस चैप्टर के अंदर जो है ना 1211 के अंदर
ये कुछ स्टीराइल प्रोडक्ट्स कुछ फैक्टर्स बता रहे हैं कि ये फैक्टर्स हैं जो कि प्रोडक्ट्स को स्टीराइल होने में इम्पैक्ट डालते हैं कि स्टीराइल ना हो। ठीक है, तो वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं? 3 मेजर फैक्टर्स हैं जो स्टीराइल प्रोडक्ट्स की स्टेबिलिटी के ऊपर इम्पैक्ट डालते हैं। एक इन्वायरमेंट, दूसरा इक्विपमेंट एंड थर्ड वन प्रोडक्ट खुद। ये क्या करते हैं? स्टीराइल प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी में इम्पैक्ट डालते हैं। अब हम वन बाई वन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट जो वन था इन्वायरमेंट, कि इन्वायरमेंट स्टीराइल प्रोडक्ट्स के ऊपर क्या इम्पैक्ट डालता है, कैसे डालता है। इन्वायरमेंट के अंदर आ जाता है यूटिलिटी सिस्टम्स, इफ़ेक्ट्स फ्रॉम एडजेसेंट एरियाज, फैसिलिटी डिज़ाइन, पर्सनल ट्रैफिक फ्लो, पर्सनल प्रैक्टिसेस एंड ट्रेनिंग, HVAC मतलब हीटिंग एंड वेंटिलेशन एयर कंडीशनिंग सिस्टम जो होता है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर जहाँ पे स्टीराइल प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर की जाती हैं वो, क्लीनिंग मेंटेनेंस, क्वालिफिकेशन, पर्सनल हाइजीन एंड डीकंटामिनेशन। ये इन्वायरमेंट के अंदर ये फैक्टर्स हैं जो कि प्रोडक्ट को प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी पे इम्पैक्ट डालते हैं। दूसरा जो फैक्टर था बड़ा वो था इक्विपमेंट डिज़ाइन, इक्विपमेंट का एरिया कितना है, और इक्विपमेंट की स्टीरिलाइजेशन, और इक्विपमेंट जो यूज़ कर रहे हैं प्रोडक्ट को स्टीराइल बनाने में उसकी क्वालिफिकेशन, इक्विपमेंट को साफ़ करने के क्या प्रोसीजर्स हैं वो, और इक्विपमेंट की क्लीनिंग एंड मेंटेनेंस, एंड इक्विपमेंट को कैसे पर्सनल प्रैक्टिसेस एंड ट्रेनिंग से उसको क्या करते हैं, इक्विपमेंट की क्लीनिंग करते हैं वो। ये दूसरा बड़ा फैक्टर है जो कि स्टीराइल प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी में इम्पैक्ट डाल रहा होता है। लास्ट वन जो बड़ा मेजर फैक्टर है वो है प्रोडक्ट खुद। जो प्रोडक्ट खुद हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं एज अ स्टीराइल वो भी अपनी स्टेबिलिटी के ऊपर इम्पैक्ट डालती है। कैसे भला? प्रोडक्ट एंड मटेरियल्स, पर्सनल प्रैक्टिसेस एंड ट्रेनिंग, स्टोरेज कंडीशंस और उस प्रोडक्ट की वैलिडेशन, प्रोडक्ट एंड मटेरियल फ्लो, उस प्रोडक्ट की स्टीरिलाइजेशन एंड डीपेरोजिनेशन। ये 3 मेजर फैक्टर थे जो कि प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी के ऊपर इम्पैक्ट डाल रहे होते हैं। बाकी ये जितने भी फैक्टर्स हैं, ये 3 फैक्टर्स हैं, फिर इनके सब फैक्टर्स हैं, इनको हम वन बाई वन नेक्स्ट पार्ट के अंदर डिस्कस करेंगे। तो ये जो मैंने आपको बताया ये सारा USP चैप्टर 1211 के अंदर है और वहाँ से ही डाटा कलेक्ट किया गया है वर्ड बाय वर्ड। तो होप सो आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर फिर भी आप लोगों के माइंड में कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर बिला झिझक पूछ सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।